सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था और केमिकल काइनेटिक्स टोटली डिफरेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। पहली चीज़ तो ये, अब यहाँ पर आपको ये रिलेट नहीं करना है कि मैम हमने जो 11th में केमिकल इक्विलिब्रिया पढ़ा था क्या ये वही है। बिल्कुल वही नहीं है। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शंस आपने वहाँ भी देखी थी और आप यहाँ भी देखेंगे, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स जो है हम क्या बात करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। रेट ऑफ रिएक्शंस को जहाँ आप रिलेट करेंगे विद देयर हाफ लाइफ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस सेशन को। सबसे पहले इसमें जो सीखना है वो क्या है कि हमें यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सुनिए बड़े ध्यान से, यहाँ मैं आपको कहूँगी हमें यहाँ जो सबसे पहले एक चीज़ सीखनी है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन के बाद रेट्स के साथ साथ ही आपको यहाँ पर उनके ऑर्डर्स भी सीखने हैं। ठीक है, और जब बात की जाएगी ऑर्डर की तो वहाँ आपको साथ में पैरेलली समझना होगा क्या, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो। अब देखिए, अब जहाँ पर हम जब इन तीन चीज़ की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम फर्दर डिवाइड करेंगे या आप कह सकते हैं क्लासिफाई करेंगे किस किस में। एक तो है एवरेज रेट और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। अब आप कहेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस में मैम एज सच क्या डिफरेंस है। तो इंस्टेंटेनियस रेट वो कहलाता है जो आपसे ऑल सडन इन बिटवीन भी पूछ लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक के टाइम इंटरवल के दौरान कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की। किसी भी इंस्टेंट पे पूछ लिया जाए तो वह कहलाएगी क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। जबकि एवरेज रेट आप किसको कहते हैं जब आप ओवरऑल की बात करेंगे, और इसको हम अभी फर्दर एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। साथ साथ यहाँ पर हमें जो पॉइंट कवर करना है वो क्या है कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है जीरो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, ईदर दे आस्क यू इन द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फिर सेकंड, हमें ये तीन ऑर्डर्स ही पढ़ने हैं यहाँ पहली चीज़। तो इससे आगे हमें नहीं पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और तीनों की साथ साथ हम डिस्कस क्या करेंगे, हाफ लाइफ। एग्जाम में आपके पास इसमें से दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इस चीज़ को सबसे पहले नोट कर लेना है बड़े अच्छे ढंग से। तो हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, तीनों की तीनों रिएक्शन पार्ट, जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर विद देयर हाफ लाइफ्स। तो चलो सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं कि भाई केमिकल काइनेटिक्स को हमको रिलेट किससे करना है। तो रिलेट किससे करना है, हम यहाँ बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स बोला जा रहा है मतलब केमिकल रिएक्शंस पे अप्लाई की जाएगी। और जब केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो अभी मैंने एक शब्द को बहुत बार दोहराया है, वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो आप बात करेंगे उन रेट ऑफ रिएक्शंस की कुछ गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब वो कंडीशंस क्या हैं, वही है आपका यहाँ पर मेजर फैक्टर पूरे के पूरे चैप्टर में। अब वो कंडीशंस हैं टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो इन्हीं तीनों के चेंजेस के बिहाफ पे यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करनी है रेट ऑफ रिएक्शन। पहली चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़ ये है कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो मेजरली इनके जो फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे किस चीज़ को ये इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन को तो कर ही रही हैं, उसके अलावा अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कि नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर कितनी अकर हो रही हैं ड्यूरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी आपको याद रखना है। अब वो कैसे पता करोगे, जब हम चेक करेंगे किसी भी रिएक्शन का स्टाइक्योमेट्री। क्योंकि आप यहाँ पर जब कभी भी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे तो हमारे लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रिएक्शन सबसे पहले बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, हमें चेक करना होगा। जब आप उसका बैलेंस स्टेट चेक कर लेंगे आपके पास स्टाइक्योमेट्री सामने आ जाएगी और आप वहां से कहेंगे कि अब आप स्टाइक्योमेट्री के बेसिस पे भी निकाल पाएंगे। तो दोनों चीज समझ में आई, एक तो नेचर की भी हमने बात की है और इसके फैक्टर्स की। भैया फैक्टर्स को हम 1 to 1 ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अब आप समझो रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का अंतर। अब रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो अब मैं पढ़ाऊंगी, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो आपको बायो वाली मैम बताएंगे। अब हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस में भी कुछ ना कुछ केमिकल एस्पेक्ट ज़रूर देखते हैं। चलो ये तो है बहुत ही बेसिक चीज़, क्योंकि अभी आप इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हो। लेकिन अगर मैं पूछूं कि केमिकल काइनेटिक्स मेनली एक्सप्लेन किसको कर रहा है, तो आपका जवाब वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बार बार मैंने कहा केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शंस की काइनेटिक्स को ही एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से। अब आओ, अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछती हूँ एवरेज रेट, मैंने आपको दो टर्म्स दी, एक तो एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। तो सबसे पहले सुनो एवरेज रेट के बारे में। एवरेज रेट का यहाँ पर मतलब क्या है, द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन
और वो मोलर कंसंट्रेशन किस किस की, रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है। किस ड्यूरेशन में, इन यूनिट टाइम, उसी को कहा जाएगा एवरेज रेट। तो बात क्या है, बात सिर्फ इतनी सी। अगर मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में आपके सामने पुट करूं तो आप क्या कह सकते हैं, सिंपली द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन गिवन यूनिट टाइम इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट, एवरेज रेट। चलिए अब अगर इसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहूँ तो आप देखिए इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज रेट को आप सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। पहली चीज़ तो किससे रिलेट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आप इसका फॉर्मुलेशन लिखेंगे दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और मैंने क्या कहा, अंडर और गिवन यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं होल ओवर इसको डिवाइड कर सकती हूँ टाइम पीरियड के साथ, बिल्कुल। तो यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। अब आप इसी का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि अभी मैंने कहा एवरेज, जब कभी भी एवरेज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आप उसको डेल्टा से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जहां कहीं भी आपको डी दिख रहा है, स्मॉल डी, तो आपको वहां पर रिलेट करना है, आपको समझ जाना है कि यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट पूछा गया है। और जब कभी भी आपको डेल्टा दिख रहा है दैट मीन्स यहाँ पर एवरेज रेट पूछा गया है। तो इन दोनों चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मुलेशन, स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। क्लियर है। तो यहाँ से आपने एक फॉर्मूला निकाला किसका, एवरेज रेट का। अब साथ साथ अगर आपसे इसकी यूनिट पूछ ली जाए तो कैसे निकालेंगे आप उसकी यूनिट। तो यूनिट के लिए आपको क्या करना है, क्या कहा है मैंने, कंसंट्रेशन का चेंज देख रहे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात करें या फिर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो फिर हम कंसंट्रेशन के लिए क्या लिखते थे, मोल पर लीटर, यही लिखा जाता था। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ मोल लीटर इनवर्स, पर लीटर को मैं ऊपर ले गई, लीटर इनवर्स हो गया। और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, टाइम पीरियड से। तो टाइम के लिए यूनिट हम क्या लेते थे, सेकंड्स में, और आ रहा है डिवीजन में। तो क्या सेकंड भी अपना टाइम भी इनवर्स में हो जाएगा, बिल्कुल। तो होल ओवर यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। चलिए अब यहां से अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और हमको 1 to 1 इस चीज़ को समझना है कि कंसंट्रेशन का जो चेंज है वो आपको रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो क्या होगा और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो क्या होगा। बड़े ही ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब देखो, सबसे पहले मैं आपसे कह रही हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो लो, मैंने सबसे पहले एक सिंपल सा ड्रॉ किया। यहाँ मैंने टाइम इंटरवल लिया है और यहाँ मैंने अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली है, ठीक है। ये लीजिए, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ सिंपल आर से, क्योंकि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब कभी भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते थे तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता था दैट मीन्स रिएक्टेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिक्रीज होता था, मीन्स उसका डिसोसिएशन होता था, तभी जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। ये हमने देखा है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में बात चल रही है। तो उस डिसोसिएशन से ही आपको इतना तो समझ में आया होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल दिखेगा। ग्राफ के रिस्पेक्ट से वो क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप कह रहे हैं तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो बात समझ में आई। तो यहाँ अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये लीजिए मेरी ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और इस टाइम इंटरवल पे, और अब यहाँ आपसे इस ग्राफ में वो पूछ लेते हैं कि जनाब इसमें इंस्टेंटेनियस रेट समझा दीजिए थोड़ा, तो आप उसको कैसे पिक करेंगे कि आप यहाँ पर कहेंगे कि लीजिए लेट अस सपोज आपका जो ये ग्राफ था, जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो इन द इनिशियल्स आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई चेंज नहीं था, अभी तो कोई डिसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब जैसे ही डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो आपने कहा कि यहाँ जाके कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। जैसे ही आपने यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन देखा दैट मीन्स कुछ टाइम इंटरवल में भी चेंज आया होगा, और जब टाइम इंटरवल में चेंज आया है तभी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो फॉर्म हुआ ही होगा। तो आपको उसी से निकालना है यहाँ पर कंप्लीट, या तो एवरेज पूछ लिया जाए तो ओवरऑल चेक कर लेना है, और पूछ ले कि गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम लाइकवाइज T1 और T2 में अगर इसको सपोज कर लेती हूँ इन दो ड्यूरेशंस में, और आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ आप मुझे T2 इंटरवल पे बता दीजिए, तो होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कर लेंगे यहाँ से क्लियर। तो रिएक्टेंट के दौरान आपने क्या देखा कि आपने देखा डिक्रीज देखने को आपको यहाँ मिला है विद द किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब दूसरी चीज़, जब आपने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, भाई डिक्रीज हो रहा है,
डाउनफॉल है, तो आप कहेंगे मतलब ये नेगेटिव में आना चाहिए। बिल्कुल आप इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। आप रेट को किससे रिलेट करते हैं? स्पीड से। अब आप मुझे बता दीजिए क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। अब आप ये कहेंगे कि लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको डिक्रीज दिखाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम यहाँ पर इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ डिक्रीज हो रहा है और यहाँ इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन है, इसके अलावा ये नहीं है कि रेट आपकी नेगेटिव आएगी। लास्ट में मैं आपको इसको पूरे को एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, एक दो एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे अभी इसी सेशन में, तो आपको ये समझ भी आएगा कि नेगेटिव को हमने कैसे कैंसिल आउट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। आ जाओ, अभी सिर्फ बेसिक रिप्रेजेंटेशन सीखी है, तो चलो फॉर्मुलेशन पे आ जाऊँ मैं। कंसंट्रेशन देख ली किसकी? रिएक्टेंट की। चेंज देखा, हमें समझ में आया डिक्रीज हो रहा है, तो क्या मैं कह दूँ R विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T। ये लीजिए, किसके रिस्पेक्ट में है ये? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया कि नेगेटिव साइन हमने जो यूज़ किया है वो किसके लिए है? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ये लीजिए, अब आ जाओ। अभी मैंने आपको यही प्लॉट समझाया और इसमें हमने देखा कि ये जो प्लॉट था, मैंने T1 और T2 लेके इसको समझाया। C1 और C2 हमारी दो कंसंट्रेशंस हैं, और यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपके पास एक रिलेशन होता है, दैट मीन्स डेल्टा C1 इज ग्रेटर देन डेल्टा C2। किसके रिस्पेक्ट में है? वही टाइम इंटरवल के। कर लेंगे। ये देखिए, इसका अगर आपको गैप दिख रहा है कि C1 का गैप ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू C2। अब आओ, अब अगर इसी को एक बार हमने रिएक्टेंट का चेक किया, अब हमें प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी चेक करना होगा, तो चलो अब हम प्रोडक्ट का चेक करेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सिंपल डेल्टा X से, जस्ट हमें वेरिएशन पता चल जाए एक। वहाँ मैंने डेल्टा C लिया था, यहाँ मैं डेल्टा X ले रही हूँ प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या करना है, यहाँ आपने कहा अभी क्योंकि केमिकल रिएक्शन है भाई, डिसोसिएशन से ही एसोसिएशन हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ तब जाके कुछ प्रोडक्ट बना। मतलब यहाँ क्या होगा? जस्ट वाइस वर्सा। आपको प्रोडक्ट के केस में क्या होगा? कंसंट्रेशन में इंक्रीज देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो अगर मैं इसका आपको पूछती हूँ कि आप मुझे इसे फॉर्मुलेट करके रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? ये लीजिए, आप लिखेंगे R विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? फॉर्मेशन, मतलब यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? प्लस, देन डेल्टा X बाय डेल्टा T। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ गई माइनस और प्लस की, तो खेल खत्म, फिर कोई टेंशन है नहीं। और ये प्लस क्या बता रहा है? कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। अब इसका ग्राफ भी समझो। ग्राफ को समझो तो आप कहो कि रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन की, किसके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिक्रीज, और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इंक्रीज। बस दो बात याद। आओ तो इस ग्राफ पे आओ। अब इस ग्राफ में अगर मैं प्लॉटिंग की बात करूं, क्योंकि भैया हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का बनाना है, एसोसिएशन बनाना है, फॉर्मेशन दिखाओगे, तो क्या फॉर्मेशन में इस तरीके से दिखाऊं? आओ, मैंने यहाँ टाइम इंटरवल ले लिया और यहाँ पर आपने क्या ले ली? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इस ग्राफ को देखा तो आप कहेंगे कि एक कंसंट्रेशन चेंज आपके पास ये है, एक कंसंट्रेशन चेंज ये है। और मैं दो चेंजेस आपको क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि मैंने बार बार एक ही चीज़ बोली है कि एवरेज पूछ ले, इंस्टेंटेनियस पूछ ले, कोई भी पूछ ली जाए, आपको पिक करना आना चाहिए बस। तो यहाँ अगर एवरेज पूछा जाएगा तो क्या करोगे? दोनों के रिस्पेक्ट में बताओगे T1 और T2, लाइकवाइज X1 और X2। और अगर पूछ लिया जाता है इंस्टेंटेनियस, तो किसी एक पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा, एक गिवन टाइम इंटरवल पर पूछा जाएगा, तो आप उसका चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये लीजिए। अब आइए, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम तो नहीं होती। और कब सेम नहीं होती? सेम सारे के सारे टाइम इंटरवल्स के साथ। तो क्या मैं इसको अगर एक लैंग्वेज फॉर्म में आपसे पूछा जाए तो मैं क्या ये कह सकती हूँ, दैट मीन्स दैट द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट सेम एट ऑल। बट क्यों नहीं होगी? क्वेश्चन ये भी है मेरा,
क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो डिसोसिएशन से आप एसोसिएशन की तरफ गए हैं, मतलब पहले कोई चीज़ तोड़ी है फिर जाके आपने कुछ बनाया है, ये केमिस्ट्री है और केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे बात हो रही है, ठीक है। अब आओ, अब अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन को चेक किया तो आपने कहा भाई डिक्रीज हो रही थी एक्सपोनेंशियली विद टाइम, ये बात में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर सेम टाइम इंटरवल है तो चेंज इन कंसंट्रेशन कभी भी सेम नहीं होगा। किसके रिस्पेक्ट में कहा है ये? डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में। इस चीज़ को मत भूलना, क्योंकि जब जब टाइम इंटरवल की बात आएगी तभी आप गलत करके आने वाले हैं। तो इन दोनों लैंग्वेज में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरऑल मीन्स एक ही है कि नॉट एट ऑल सेम, चेंज इन कंसंट्रेशन जो होगा वो कभी भी सेम नहीं होगा सारे इंटरवल्स के साथ। अब यहाँ से आइए, हमने एक एवरेज रेट सीखा जहाँ आपने निकाला R विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा T। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है इंस्टेंटेनियस रेट। क्या कहलाती है इंस्टेंटेनियस रेट? पहली चीज़ तो वही कि हाँ जी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज देखा जाएगा, या तो रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की। लेकिन वहाँ आप ले रहे थे एक गिवन यूनिट टाइम, यहाँ आप लेंगे एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सिर्फ इतना सा बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पर समझ के चलना है। वहाँ आप कंप्लीट टाइम इंटरवल को रिलेट कर रहे थे, यहाँ आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करेंगे। तो क्या लैंग्वेज फॉर्म में मैं इसको ये कह सकती हूँ दैट इंस्टेंटेनियस रेट इज सिंपली अ चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईदर अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये लीजिए, अब वो जो टाइम इंटरवल है वो या तो इनफाइनाइटली स्मॉल भी हो सकते हैं या फिर लार्ज भी हो सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट, जो आपको गिवन टाइम दिया हुआ है, उसी को आप क्या कह रहे हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। ये लीजिए सबसे पहले। और इसी की अगर एक और दूसरे फॉर्म में मैं आपसे बात करूं तो आप कहेंगे क्या? इट इज सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। सिर्फ लैंग्वेज का फेर है और जिसकी वजह से आप गलतियां करते हैं। क्या बोला गया है? एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, यानी किसी गिवन इंस्टेंट की बात हो रही है, किसी सडन टाइम इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पर, चाहे वो स्मॉल टाइम इंटरवल हो या फिर लार्ज गैप हो, लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात की जा रही है। तो उसको क्या कहा जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट। आइए, अब इसको लिखा कैसे जाएगा? इसका फॉर्मूलेशन अगर हम करें तो सबसे पहले वही रेट को लिखा जाएगा। रेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं R से, और यहाँ पर आप बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि वहाँ आप ओवरऑल ले रहे थे, यहाँ आप ओवरऑल नहीं ले रहे हैं, इंस्टेंट पे ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने लिमिट लगा दी डेल T टेंड्स टू 0। अब आगे फर्दर जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे उस अकॉर्डिंग अपन चेंज करते जाएंगे। फॉर्मूलेशन हमारी वही चलेगी, माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा T। और यहाँ क्योंकि इंस्टेंट में बात है तो मैंने अभी कहा कि फुल के लिए, एवरेज के लिए हम डेल से डिनोट कर रहे थे और इंस्टेंट के लिए हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल d से। तो सिर्फ ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। अब अगर रिएक्टेंट के लिए पूछ लिया जाए सेम चीज माइनस के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस DC बाय dt, व्हाइल इन द केस ऑफ प्रोडक्ट दैट मींस इंक्रीज इन द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा? R विल बी इक्वल्स टू प्लस dx बाय dt। आगे बात समझ में? एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों को कैसे रिलेट करना है। अब देखो, अब यहाँ पर DC क्या है? DC है आपका small decrease in concentration of reactant in a small interval of time. Likewise dx जो है that is also a small increase in the concentration of a product in a small interval of time. अब चलिए, अब ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है आपकी रिएक्शन की, इसको अगर हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करें तो आपने होल ओवर स्लोप देखा। अब जब वहाँ पर स्लोप आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे ही निकालते हैं आप किसी भी प्लॉट में स्लोप। ये लीजिए, अगर ये मेरा ग्राफ है तो अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लेती हूँ इसके टर्म्स में मुझे स्लोप निकाल दीजिए, तो आप इसी तरीके से स्लोप निकालते हैं। ये हमने सीखा हुआ है। अब ये जो स्लोप का डायरेक्शन है, तो यहाँ मैं डिफरेंट कंसंट्रेशंस के साथ और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के साथ आपसे कितने भी क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या सीखना है? यही सीखना है। चलो, अब सबसे पहले, उससे पहले एक चीज़ सीखनी है, वो क्या है? यूनिट। वैसे यूनिट मैं अभी आपको बता चुकी हूँ जो हमने निकाली थी, दैट विल बी मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स या फिर सेकंड इनवर्स, कुछ भी कह लीजिए। या फिर इसी का एक और फॉर्म है जो वो क्या है? एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। दोनों में से किसी भी रिस्पेक्ट में दे दी जाए, आपको गलत नहीं करना है। लेकिन बस एक बात याद रखना, वहाँ मेंशन होना चाहिए गैसियस रिएक्शंस, एक्वस के लिए बात नहीं की जा रही है, ठीक है? ये लीजिए।
अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे रिएक्टेंट्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल रेट्स जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो ऑन एंड ऑब्वियस कंसंट्रेशन भी डिफर करेगी। अब जब कंसंट्रेशन डिफर करेगी तो वो ओवरऑल डिपेंड किस पे कर रही है? मैंने शुरू में आपको एक वर्ड कहा था, अगर याद हो, कि जब हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो हमें वहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देख के चलने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे। किसके? केमिकल रिएक्शन के। और वो आपको कब एनालाइज होंगे? जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। चलिए, अब क्या एक एग्जाम्पल से अपन सारी की सारी बात को समझ लें जितनी अपन ने अभी तक चर्चा की है? तो चलो मैं आपसे एक बेसिक कैलकुलेशन लेती हूँ। मैंने कहा ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ नया नहीं लिया है, हम इसको पढ़ते भी आए हैं, पहले भी पढ़ा है अपन ने 11th में। ए से बी बन रहा है और मैंने यहाँ पर एक एक मोल्स ही लिया है। दैट मीन्स इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या हो गई? 1। इतनी बात समझ में आई? अब इनिशियल में अगर मैं बात करूँ, टाइम इंटरवल क्या है? 0। अभी जस्ट रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, अभी कुछ भी चेंज आया नहीं है। तो अगर टाइम इंटरवल मेरा 0 है तो इन द इनिशियल अगर मैं इसको ए नॉट से रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ है यहाँ पर, जब यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ तो प्रोडक्ट भी नहीं बना है, डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, तो प्रोडक्ट में कहाँ से कुछ नया बनेगा? नहीं बना। तो यानी टाइम इंटरवल 0 पे तो होल ओवर कंडीशन आपकी 0 चल रही है। लेकिन मैंने कहा कुछ सडन थोड़े बहुत टाइम के बाद, मैंने ग्राफ बताया था आपको, हमने कहा जैसे ही हमारे ग्राफ प्रोसीड कर रहा है, थोड़े टाइम के बाद जब रिएक्शन होना शुरू हुई, डिसोसिएशन वहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो आपने कहा डिसोसिएशन के दौरान आपने देखा कि प्रोडक्ट में कुछ नया बनना शुरू हुआ। अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ वहाँ कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा, इधर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या फिर कुछ ज़्यादा भी। तो आपने उस चेंज में देखा कि जो रिएक्टेंट था इसके अंदर डिसोसिएशन हुआ। मतलब यहाँ पर जो माइनस आया है ना, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट ने टूटना शुरू किया है, और जब यहाँ पर इस रिएक्टेंट ने टूटना शुरू किया है मतलब इसका पार्ट अब प्रोडक्ट में जाने वाला है, तो यहाँ पर ये माइनस आया है। इसलिए पहली बात तो ये समझ लेना। तो आपने क्या कहा? एट टाइम इंटरवल पे टी ए नॉट माइनस एक्स, एक्स मैंने नंबर ऑफ मोल्स ले लिए कि माना इतने मोल्स टूटे होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो भी आपने फाइंड आउट ही नहीं किए हैं। अब ये जो एक्स मोल टूटे हैं मतलब प्रोडक्ट में इसका कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन हुआ होगा। तो यहाँ पर आपने कहा कि प्रोडक्ट में मान लिया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने बन गए? एक्स। तो मैं इसको होल ओवर रिप्रेजेंट करूँ तो एट टाइम इंटरवल टी इज इक्वल्स टू टी क्या हो जाएगा? ए टी विल बी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस एक्स, और बी टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? दैट इज सिंपली एक्स। वहाँ आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर आपने बी नॉट माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वहाँ डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ से ये डिसोसिएशन के प्रोसेस से फॉर्मेशन में गया है, इसलिए आपने यहाँ माइनस लगाया है और वहाँ एज इट इज़ रहेगा। बात समझ में आई? अब देखो, अब यहाँ आपको 1 to 1 क्या चेक करना है? एक तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस जो हम रिएक्टेंट की देखेंगे, फिर हम देखेंगे रेट ऑफ अपेरेंस जो प्रोडक्ट में आपको चेक करने को मिलेगी, और उन दोनों से आप ओवरऑल निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला काम क्या है? रेट ऑफ डिसअपेरेंस चेक करते हैं। किसकी चेक करोगे? अभी मैंने बोला रिएक्टेंट की। आ जाओ। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए मतलब होल ओवर चेंज आपको इसके अंदर देखना है रिएक्टेंट के अंदर। तो ओवरऑल फॉर्मूलेशन अगर याद हो तो क्या कहा था? रेट के रिस्पेक्ट में माइनस डेल सी बाय डेल टी। ये फॉर्मूला याद आया? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। अब इस फॉर्मूले की जगह हमको क्या देखना है? इसी फॉर्मूले में सिर्फ रिएक्टेंट की वैल्यूज रख दो। अब हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है? ए, तो मैंने रख दिया माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से ये माइनस प्लस में कैसे कन्वर्ट होगा, अब गौर से देखना। अब ये जो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी है, अगर मैं इनकी वैल्यूज रख लूँ, कौन सी वैल्यूज? जो हमने टाइम इंटरवल 0 पे निकाली है और फिर जो टाइम में चेंज आया टाइम इंटरवल टी पे निकाली है, दोनों वैल्यूज अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूं तो क्या मेरे पास ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी? किसकी? रेट ऑफ डिसअपेरेंस की। तो चलो वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? माइनस, अब डेल्टा ए क्या है? ए टी माइनस ए नॉट, ये रखो। अब यहाँ से आपको ए टी की भी वैल्यू रखनी है और ए नॉट की भी रखनी है, और नीचे क्या है आपका? डेल्टा टी, यानी कि ओवरऑल टाइम इंटरवल आपने रख दिया टी माइनस 0। अब यहाँ से सबसे पहले ए टी की वैल्यू रखो। ए टी की वैल्यू हमने अभी आइडेंटिफाई की है टाइम इंटरवल टी पे, क्या आई थी? ए नॉट माइनस एक्स। इसको उठा के यहाँ रख दो, ए नॉट माइनस एक्स, और माइनस क्या है यहाँ पर अभी बचा हुआ? ए नॉट, यहाँ रख दिया, अपॉन टी।
क्या ये माइनस और माइनस बाबा प्लस हो जाएंगे आगे चल के? कर दिए? तो समझ में आया कि ये माइनस लास्ट में जाके कैसे प्लस में कन्वर्ट हो गया। बेसिक मैथ्स तो बचपन से सीखते आ रहे हो, इतना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो ध्यान से समझते जाओ। बस एक स्टेप की गलती करते हो, टाइम इंटरवल के दौरान तुम प्लस और माइनस जो गड़बड़ाते हो वहाँ से सारी रिएक्शन खराब हो जाती है, बस वही नहीं करनी है। बात समझ में आई? कुछ नहीं किया है हमने, सबसे पहले टाइम इंटरवल्स पे वैल्यू निकाली है, उन वैल्यू को सीधा सीधा आपके फॉर्मूले में पुट किया है। फॉर्मूले में पुट करते ही आपके पास रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या आई है? x/t। तो लिख डालो कि हमारे पास भाई रेट ऑफ ROD हम इसको कहेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? a के रिस्पेक्ट में क्या आ गई? x/t। अभी तो आपने आधा काम किया है, अब हमें निकालनी है रेट ऑफ अपेरेंस। अब अपेरेंस किसकी निकालोगे? b की, यानी प्रोडक्ट की। चलो अब रेट ऑफ अपेरेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे को फॉर्मुलेशन हमने वहाँ पहले भी याद है, R = ΔC/ΔT, कि भाई पॉजिटिव में ही टर्म रहेगी। तो यहाँ फिर वैल्यू रख दो, क्या है? ΔB/ΔT की वैल्यू रख दो सबसे, BT - 0। ये देखो हमने यहाँ फॉर्मूले में निकाला है, इनिशियल्स में ही, इनिशियल में 0 थी और एट टाइम इंटरवल t पे क्या थी? x। आ जाओ, तो BT - 0 अपॉन t - 0। अब ये 0 0 तो कट, क्या बचा? BT/t। और ये BT ही क्या है? x। लिखा था यार, BT = x मोल्स का चेंज हमने देखा था। तो यहाँ देखो रेट ऑफ डिसअपेरेंस अभी जो निकाली, ROD हमारी आई थी x/t, और ROA ये भी हमारी आ गई x/t। तो बात समझ में आई? अब यहाँ से क्या निकालोगे? ROR, दैट मीन्स ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कर दोगे? दोनों को फॉर्मूले में रख दो, कुछ नहीं करना है, अब तो सारा काम कर लिया तुम लोगों ने। डिसअपेरेंस क्या थी? -ΔA/ΔT, और अपेरेंस क्या थी? ΔB/ΔT। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास? x/t। अब अगर बेसिक सिंपल रिएक्शन ऐसी दी हुई है तो आराम से कर लोगे, लेकिन अगर मैं स्टाइकियोमेट्री में चेंज कर दूं, मैं नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर चेंज कर दूं, तो कर पाओगे? आ जाओ एक और एग्जाम्पल से अपन इस चीज़ को समझते हैं, वो समझ में आया अच्छे से? ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिए। पहले हम बना रहे थे A से B, अब हम बनाएंगे 2A से 3B। आओ, कि रिएक्टेंट में मोल्स हैं 2, प्रोडक्ट बन रहे हैं 3। खतरों के खिलाड़ी नहीं है ये। क्या करोगे? सबसे पहले वही टाइम इंटरवल 0 पे चेक कर लो। टाइम इंटरवल 0 पे तो अभी तो कुछ काम हुआ ही नहीं है यहाँ पे, अभी तो रिएक्शन बड़े मजे से बढ़ी है। तो ठीक है, हमने मान लिया A0 और 0। मज़ा कहाँ पर आता है? टाइम इंटरवल t पे, जब कुछ रिएक्शन में चेंजेस होना शुरू हुए। तो यहाँ से रिएक्शन के अंदर कौन आ गए हैं? रोहित शेट्टी। तो रोहित शेट्टी जी आए हैं और उन्होंने कहा लीजिए टाइम इंटरवल t पे चेंज देखो, कितना है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन? स्टाइकियोमेट्री कितनी है? 2। तो क्या माइनस करोगे? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गए 2x, A0 - 2x। अब प्रोडक्ट के लिए मैं पूछ लूँ तो फिर से माइनस मत लगा देना, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, अपेरेंस हो रही है, अभी लास्ट एग्जाम्पल में बात समझाई है। तो बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? BT will be = 3x। आ जाओ, अब फिर से डिसअपेरेंस का पूरा फॉर्मुलेशन लिख डालो, अपेरेंस का लिख डालो। सबसे पहले डिसअपेरेंस की लिखते हैं, कितने मोल्स के साथ? ये ध्यान रखना 2 और 3। A के लिए लिख लें सबसे पहले, फॉर्मूला -ΔA/ΔT, वैल्यू रख दो फटाफट से। वैल्यू रखते हैं, चलो, -A0 - A0, AT - A0 होल अपॉन t - 0। अब इस AT की वैल्यू रखते हैं, क्या थी हमारे पास AT की वैल्यू? अभी अपन ने निकाली है A0 - 2x, और फिर -A0 अपॉन t, माइनस बाबा प्लस में बदले, और क्या आ गया? A0 से ये कैंसिल आउट, बचा क्या? 2x/t। तो ये लो ROD आ गई तुम्हारे पास 2x/t। ठीक है, अब क्या निकालना है? ROA। चलो A निकालते हैं। अब अपेरेंस के अंदर फिर से वही फॉर्मुलेशन, बस स्टाइकियोमेट्री ध्यान रखना, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स मैंने चेंज किए हैं, बस वो चेंज कर देना। फॉर्मूले में रख दो, वैल्यू कितनी थी? 3x - 0 अपॉन t - 0 इक्वल्स टू क्या आ गया? ROA इक्वल्स टू, चेक कर लिया आपने, 3x - 0
टी माइनस 0, तो आपका ROA फॉर बी क्या है, प्रोडक्ट, दैट विल बी 3x बाय टी। तो अब आप देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन सेम नहीं आई ना, जो हमने एक नोट पढ़ा था थोड़ी देर पहले अगर याद हो कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, उनकी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनकी रेट सिमिलर आए। तो ये बात भी समझ में आ गई, वो नोट क्लियर हो गया। यहाँ से नोट तो क्लियर करना आता है तुम्हें, सिर्फ प्रैक्टिकल के नहीं आता। चलो तो ROR निकाल लें। अब ROR निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ आ रहा है भाई 2x बाई टी, यहाँ आ रहा है 3x बाई टी, तो क्या मैं 1/2 और 1/3 से डिवाइड कर दूँ और इनका सेटलमेंट करा लेते हैं। कर दो डिवाइड, चलो डिवाइड करते हैं, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा 2, 1/2 से डिवाइड, इधर 1/3 से, ख़त्म कहानी। और ओवरऑल ROR अपने पास ये लीजिए जनाब, आ गई x बाय टी। ठीक है, आओ अब यहाँ अपन ने एक जिसमें हमने स्टाइक्योमेट्री में कोई चेंज नहीं किया उसके साथ चेक कर लिया, एक हमने स्टाइक्योमेट्री चेंज करके भी देख लिया। अब यहाँ से अगर मैं इसके लिए पूछूँ आपसे, डायरेक्ट लिखना है, अब अपन को सॉल्व करना सीख लिया, पुट करना सीख लिया, टाइम इंटरवल का समझ में आ गया, इंस्टेंट रेट भी समझ में आ गई है और एवरेज भी। अब मुझे बताओ, अगर रिएक्शन है N2 + 3s2 gives twice of NH3, इसके लिए अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो क्या आप मुझे डायरेक्ट लिख दोगे? डिसअपेरेंस पूछ लूँ तो भी लिख देंगे, अपेरेंस पूछ लूँ तो भी लिख देंगे, और ROR पूछ ली जाए तो भी बता देंगे। तो देखो मुझे सबसे पहले बता दो N2 के लिए ROD, ये लीजिए मैम, दैट इज माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ H2 के लिए, ध्यान में रखना स्टाइक्योमेट्री कितनी है, थ्राइस मोल है, और यहां से NH3 के लिए लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप कर लेंगे ओवरऑल चेक। अब आओ, अब एक बेसिक सिंपल रिएक्शन, अगर मैं आपसे कहूं कि एक मेरी रिएक्शन है A + 2B gives 3C + 4D, देखो स्टाइक्योमेट्री भी चेंज है, डिसअपेरेंस में भी चेंज आएगा और अपेरेंस में भी चेंज आएगा। कैसे आएगा, यहाँ से आपको कैसे क्वेश्चन समझना है, हर बार हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, जिस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उस अकॉर्डिंग पिक करना आना चाहिए। तो वो समझो अब क्या करना है। अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है रिएक्शन लिखे और आपसे बोल देते हैं कि आप रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी बताइए, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी, तो प्रोडक्ट पे ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे ध्यान दो, जिसकी पूछा है उसी के रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है। सीधा आंसर निकालना है तो क्या करोगे, 2 × रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। अब नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस देखो, ये कितना है 1, ये कितना है 2, 1 और 2 है। अब यहाँ पर अगर रेशो भी पूछ लिया जाए तो क्या कर दोगे, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी के रिस्पेक्ट में अगर आपसे रेशो पूछा जाता है तो आपको दिख रहा है ए के मोल्स हैं 1, बी के मोल्स हैं 2, तो रेशो आ गया 2:1 कर दोगे। अब ऐसे ही अगर, चलो डिसअपेरेंस के लिए बता दिया मैंने, अब आप बताएंगे मैंने आपसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और सी कहाँ आ रहा है, प्रोडक्ट साइड में, तो क्या रिएक्टेंट चेक करने बैठेंगे, इतना ही टाइम है हमारे पास, रिएक्टेंट में निकाल देते हैं, क्या करना है प्रोडक्ट का, है ना। जब बात हो रही है फॉर्मेशन ऑफ सी की, सबसे पहले चेक करो कि प्रोडक्ट की साइड है या रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है, चेक किया, सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान देना। क्या कर दोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी के रिस्पेक्ट में बात की, फटाफट से चेक किए नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं जनाब, वो पूछ रहे हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए के रिस्पेक्ट में बताओ। देखा खेल यहाँ खेला लैंग्वेज में, कैसे कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की डिसअपेरेंस पूछ रहे हैं, तो बता दो नंबर ऑफ मोल्स चेक करके, सी के पास 3 मोल्स हैं, ए बेचारा 1 मोल लेके बैठा है, निकाल दो रेशो 3:1। तो अब रिएक्टेंट साइड भी निकालना आ गया, प्रोडक्ट साइड भी निकालना आ गया, दोनों को मर्ज करके पूछ ले तो भी रेशो निकालना आना चाहिए। और नहीं आया है तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन घर पे जो वैसे ही रखे ना फालतू, उनमें थोड़ा इनको चलाना शुरू करो। चलो अब आओ, सो ओवरऑल रेट की अगर बात की जाए, टू डिफाइन अ यूनिक वैल्यू फॉर द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या करेंगे हम, इंडिविजुअल रेट्स को डिवाइड कर देंगे रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स के साथ, जैसे हमने अभी यहाँ भी किया था। जब हमने देखा कि भाई 2x/t आया, एक आया 3x/t, तो हमने क्या किया, 1/2 और 1/3 से डिवाइड करके उड़ा दिया। चलो
अब यहाँ से एक पॉइंट और बताऊंगी, कई बार पूछ लिया जाता है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। क्या है पॉइंट, गौर से सुनिए, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। अब यहाँ जब डिपेंडेंस की बात आ गई तो कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक कर जाने चाहिए फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और वो फैक्टर्स कौन से हैं, मैंने वही बताए थे। टेम्परेचर कंसंट्रेशन की तो बार बार बात कर ली। अब जनाब आएंगे प्रेशर, और प्रेशर की बात की जाएगी तो किसके केसेस में बात होगी, गैसेस के केस में। तो यहाँ हमें जो मेजर फोकस करना है, एक तो बात करनी है प्रेशर के केस में, एक है टेम्परेचर जो चलता ही आ रहा है, और तीसरी चीज़ है जो एक्टिविटी को एनहांस कर देती है, वो कौन जनाब थे, कैटलिस्ट। तो तीसरा टर्म क्या याद रखना है, कैटलिस्ट। अब हम 1 to 1 इन्हीं पे चर्चा करेंगे। रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल के भी चेंजेस चेक करने हैं। अब आओ, तो सबसे पहले अगर डिपेंडेंस की बात की जाएगी तो वहाँ वही रेट लॉ लिखोगे। अब जनरल रिएक्शन के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और रेट लॉ के लिए हम क्या करते हैं, जो कोई भी आपको आगे वैल्यू दी हुई है, जो कोफिशिएंट आगे दिया हुआ है, उसको आप कहाँ लिख देते हैं, पावर में। लिखते थे या नहीं लिखते थे, भूल भी गए हैं तो फिर से सुन लो। जो कोफिशिएंट्स अपन को गिवन होते हैं उनको हम पावर में असाइन कर देते हैं। तो सुनो, अगर मैं रेट एक्सप्रेशन पूछ लूँ एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, लाइकवाइज मेरी रिएक्शन है 1A प्लस ट्वाइस ऑफ B गिव्स थ्राइस ऑफ C प्लस 4D, तो आप क्या करोगे, अगर A के रिस्पेक्ट में मैं पूछ लूँ तो आप रेट कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट के बिहाफ पे अगर पूछ लूँ तो आप इस पावर्स जो कोफिशिएंट्स हैं इनको कहाँ लिख दो, पावर्स में, A टू द पावर 1 एंड B टू द पावर 2। यहाँ इसको मैं X और Y से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, कुछ भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ सकती है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलो, अब ये जो एक्सपोनेंट्स हैं x और y, या तो वो इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, होने दो ना अलग। फ़र्क क्या पड़ रहा है तुम्हें, तुम्हें रेट लॉ निकालना आ चुका है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा बहुत यही तो करना है, ऊपर नीचे काट छाट की नहीं, काम बन गया, फॉर्मूले में रखना आ गया, माइनस कहाँ लगाना है ये समझ में आ गया, तो दिक्कत अब कहीं होनी नहीं चाहिए। चलो, अब यहाँ देखो, ये जो रेट लॉ मैंने लिखा है एक्सपोनेंट्स के साथ, अब इसी को जो मैंने चेंज किया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल dr/dt, ये क्या है, यही आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, जिसको अपन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के साथ भी 1 to 1 अभी रिलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस डिफरेंशियल वाले पार्ट को पूरी चर्चा करेंगे। क्या है ये जो लिखा है -dr/dt, दैट इज अ स्मॉल d रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और k यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो हमेशा से यूज़ करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही आप क्या कह रहे हैं, रेट कांस्टेंट। चलिए अब देखिए, रेट लॉ इज सिंपली एन एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर which may or may not be, that is important। अब सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती, और दोनों ही केसेस हमने अभी चर्चा कर लिए। चलो, और वहीं से अभी मैंने आपको बार बार बोला था, वो तभी समझ पाओगे, सबसे पहले रिएक्शन को ये नहीं कि देखी और शुरू कर दिया काम, फर्स्ट यू हैव टू चेक व्हाट, कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। अब आओ, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, कि जो रेट लॉ होता है किसी भी रिएक्शन का, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या है इसका, कि आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली भी क्या इसका जो असाइन है, जो रेट वैल्यूज़ हैं, अगर आपको गिवन है उनकी वैल्यूज़, वो आपको रिलेट करके चलनी है। कैसे करोगे, समझो इस चीज़ को। ये देखो, एक रिएक्शन ली है मैंने, क्या है, ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2, रिएक्टेंट साइड हो गई है, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, ट्वाइस ऑफ NO2। अब देखो ब्रैकेट में लिखा है G, मीन्स गैस स्टेट की है पहली चीज़। तो अब ये जो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन है, अगर होल ओवर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ लूँ तो अभी के अभी आप फटाफट से लिख दोगे, मैम कांस्टेंट हटा दो K, और NO के ऊपर ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा, पावर में एज एन एक्सपोनेंट। लेकिन ये जो 2 है O2 का, ये पावर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये O2 के कहाँ आगे नहीं लिखा है, ये कोफिशिएंट नहीं है इसका, सॉरी ये प्लस पे चला गया, ये लीजिए। तो ये नहीं करना है, हमेशा ये गलती करते हो, ये कोफिशिएंट है इसलिए इसको पावर में लेके गए हैं, ये कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलरिटी है उसकी। अब यहाँ से आओ, ऐसे ही अगर इस रिएक्शन के लिए पूछूं तो CHCl3 प्लस Cl2,
गिव्स CCl4 प्लस HCl। अगर मैं आपसे इसकी ओवरऑल रेट पूछ लूँ तो आप मुझे फटाफट से रेट लिख के बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि CaCl3, क्या यहाँ पर प्लस आएगा? इन बिटवीन द फॉर्मुलेशन हमने कहीं भी प्लस लगाया था, ये हमेशा मल्टीपल में होती हैं। ये जो लार्ज ब्रैकेट है ये इनके एक्टिविटी कोफिशिएंट्स को बताते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी हमने बात कर ली है। ये लीजिए, इन एक्सपोनेंट्स का सम क्या होता है? x प्लस वाई गिव्स द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, जहां पर x और y रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर को विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट्स A एंड B। Hence, the sum of powers of the concentration of reactant in the rate laws ये लीजिए। शुरुआत में मैंने आपसे दो वर्ड्स कहे थे, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी। अब देखो हमने इतनी सारी जो चीज़ें सीखी, वहाँ से आपके पास एक और चीज़ सामने आ गई कि वहाँ से आपने ऑर्डर भी फाइंड आउट कर लिया केमिकल रिएक्शन का। क्या था वो ऑर्डर? द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो कोफिशिएंट्स को हमने पावर्स में लिखा था, उनको जब आप सम कर रहे हैं वही आपका क्या कहला रहा है? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। लाइकवाइज अगर मैंने ये रिएक्शन ले ली, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ठीक है, और ये 1 और 2, तो आपने इसको लिखा A1 एंड B2। तो यहाँ अगर आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ ली जाती है इसके रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करेंगे? इन कोफिशिएंट्स को प्लस कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। ऐसे निकालते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकती है, इधर 0, 1, 2, 3 और इवन फ्रैक्शन ऑल्सो। यूनिट्स हम लोग चेक कर चुके हैं, दैट इज मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स, और यू कैन ऑल्सो से सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो गया? ओवरऑल रेट अगर इस रेट कांस्टेंट के लिए पूछ ली जाए तो याद रखना है, सबसे पहले फॉर्मुलेशन लिखो, रेट विल बी इक्वल्स टू K AX इन BY, और K के लिए इस रेट के अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए। K की वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है, K की यूनिट पूछी गई है। तो क्या करोगे? इनको क्रॉस मल्टीपल कराओ। क्या ये रेट अपॉन AX एंड BY ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल। अब ये रेट क्या है? कंसंट्रेशन कहला रही है, और ये जो एक्सपोनेंट्स का फॉर्म है ये क्या है आपका? टाइम के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कंसंट्रेशन। तो ऐसे आप ओवरऑल यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। अब आपसे किसी भी चीज़ को पूछ लिया जाए, अभी आपने बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझा है, अभी हम आगे जाके प्रोसीड करेंगे रेट लॉस की तरह। अब रेट लॉ पढ़ने से पहले फिर मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगी, एक बार जो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है जिसमें आपने बेसिक चीज़ सीखी है, क्या थी? एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, फिर कैसे आपने रेट लॉ निकाला था, फिर आपने ROD समझा, ROA समझा एंड ROR समझा। सिर्फ ये छोटी 4-5 चीज़ें आपने समझी हैं, इनको एक बार रिवाइज कीजिए जिससे हमें रेट लॉस के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आए, क्योंकि बार बार हम एक ही चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच।